वेलकम बैक बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, इसके बाद हमने देखा था एटम्स के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे मॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मॉलिक्यूल ही नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। चूंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में एटम को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, तो आज हम समझेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है भाई एटम्स क्या होते हैं, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां पर जाकर आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। चलिए तो आते हैं अब टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, आप सभी जानते भी होंगे या जनरली कभी कभी सुने होंगे कि एटम्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। एटम के कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है, जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, तो जब केमिकली बॉन्ड होते हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक एटम केमिकली बॉन्ड हो रहे हैं, एक दूसरे से केमिकली बॉन्ड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, आपस में, और वे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि दो या दो से अधिक एटम केमिकली बॉन्ड हो रहे हैं, और जो उनका ग्रुप होगा, दो या दो से अधिक एटम्स का जो ग्रुप होगा वे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है। किसका? दो या दो से अधिक एटम्स का, जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ गई? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। बात समझ में आ गई? तो सिंपल, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई मॉलिक्यूल्स क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दो या दो से अधिक एटम्स का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है, ठीक है ना, जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, जो एटम्स एक दूसरे से केमिकली बॉन्ड होते हैं, तो भाई बॉन्ड हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो जिस फोर्स से एटम्स एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो वे फोर्स कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई? उम्मीद करते इतना चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखिए, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में या तो अभी भी बता रहे हैं कि अधिकतर जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये कहानी पूरा अच्छे तरीके से समझना है और डिटेल में, ठीक है ना। चलिए, एक और तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को बता सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है सबसे छोटा पार्टिकल होते हैं, सबस्टेंस का सबसे छोटा पार्टिकल। आप कोई भी सबस्टेंस ले लीजिए, तो कोई भी सबस्टेंस जब लेंगे तो जो सबस्टेंस होगा वे मॉलिक्यूल से बनता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सबस्टेंस का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उस सबस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी उनमें होती है। बात समझ में आ गई? और वे मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सबस्टेंस का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें उस सबस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है और वे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सबस्टेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। बात समझ में आ गई? देखिए, तीनों डिफिनीशन आप सिंपल में लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, या तो आपको हमने तीनों डिफिनीशन बता दिए। आपकी मर्जी जो इसको लिखे, ठीक है, बस आपको अलग अलग तरीके से समझना है। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स जो है
आपने समझा कि एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब भाई एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, लेकिन दो प्रकार से बनता है। जैसे सेम एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनता है, या तो कभी कभी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। बात समझ में आ गई। इनके आधार पे दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि सेम एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, एक अलग अलग एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। तो इसके आधार पे दो प्रकार के मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इन दोनों को अच्छी तरीके से एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो दो या दो से अधिक सिमिलर एटम्स को कंटेन करता है, जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है वे दो या दो से अधिक सिमिलर एटम्स को कंटेन करता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल। तो जब हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो उसमें दो हाइड्रोजन के एटम जो है वे कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, और इसको आप देखे भी हैं H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे H2 आप देख रहे हैं ना, H2 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पर मॉलिक्यूल दो एटम कंटेन करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई। इसीलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस ले लें, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करता है N2 मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो आप देख रहे हैं N2 आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी पर मॉलिक्यूल दो एटम कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन गैस ले लें, ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। क्लोरीन गैस ले लें तो क्लोरीन गैस Cl2 मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें आप सारा में देख क्या रहे हैं कि पर मॉलिक्यूल्स दो एटम जो है कि कंटेन कर रहा है एलिमेंट। बात समझ में आ गई। तो आप उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स जो है दो या दो से अधिक सिमिलर एटम कंटेन करते हैं, जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं। और भी लेते हैं दो चार और एग्जाम्पल, जैसे कि ब्रोमीन का आप नाम सुने होंगे। ब्रोमीन एलिमेंट होता है जो लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। और जो ब्रोमीन होता है वे Br2 मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है, ठीक है, Br2। जैसे आयोडीन एलिमेंट हो गया, तो आयोडीन एलिमेंट सॉलिड होते हैं और ये I2 के रूप में होते हैं, ठीक है ना, I2 मॉलिक्यूल्स के रूप में, ठीक है। जैसे ओजोन गैस ले लें, तो ओजोन गैस में 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं जो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो आप देख क्या रहे हैं कि एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो है दो या दो से अधिक क्या कर रहा है, सिमिलर एटम्स को कंटेन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ओजोन गैस को देखें तो इसमें 3 सेम ऑक्सीजन के एटम है। बात समझ में आ गई। तो ओजोन जो होता है हमेशा O3 मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे फास्फोरस एलिमेंट ले लें, तो फास्फोरस एलिमेंट जो है 4 फास्फोरस एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, P4 मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे सॉलिड सल्फर की बात करें, आप स्क्रीन पे सारे को फिगर में भी देख रहे होंगे कि ये आप देख सकते हैं, ये सॉलिड सल्फर है। सॉलिड सल्फर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 सल्फर एटम्स जो है एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो बनता है सल्फर एलिमेंट, ठीक है ना। एक सल्फर का एलिमेंट 8 सल्फर एटम कंटेन करता है। बात समझ में आ गई। तो सल्फर जो है S8 मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जितने भी नोबल गैस होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एटम्स के बारे में भी। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको हमने जब एटम पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो नोबल गैस होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों जस्ट सेम होते हैं। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट आप नोट कर लें कि एलिमेंट, देखिए अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं वे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ना
वे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वे बहुत सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी मेटल्स, जैसे कि सोडियम ले लें, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं ना, वे एक दो तीन चार नहीं, बहुत सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसको हम बोल सकते हैं लार्ज क्लस्टर ऑफ एटम्स, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत बड़े क्लस्टर मतलब बहुत बड़ा गुच्छा होता है, समझ लीजिए एटम्स का, उससे बनते हैं ये एलिमेंट्स। किसके? मेटल के एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई? चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, एटॉमिसिटी से, इसको समझते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब है एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स के नंबर हैं, उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे नोबल गैस, नोबल गैस में अभी हमने आपको बताया जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें अगर आप देखो कि पर मॉलिक्यूल जो है 1 एटम बस होता है। देख लीजिए, जैसे कि हीलियम है तो हीलियम का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें 1 एटम है। नियॉन ले लीजिए, आर्गन, क्रिप्टॉन, सारे, तो इसमें देखेंगे कि पर मॉलिक्यूल 1 एटम जो है कि कंटेन करते हैं। तो इनका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 1। तो यहाँ से आपको लर्न कर लेना है कि नोबल गैस का एटॉमिसिटी कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए नोबल गैस को मोनो एटॉमिक भी कहा जाता है। जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो तो उसे मोनो एटॉमिक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और भी जैसे कि मेटल एलिमेंट्स हो गए, मेटल एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी क्या होगी भाई? कोई भी आप मेटल ले लीजिए, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, जो भी है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप मेटल का एलिमेंट्स लेंगे तो उसमें देखा जाता है कि मान लिया जाता है कि 1 एटम है। ठीक है ना, पर मॉलिक्यूल 1 एटम है। ठीक है, तो इसीलिए मेटल एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कार्बन एलिमेंट है, तो कार्बन एलिमेंट की एटॉमिसिटी 1 होती है। तो कार्बन जो है मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है ना, जैसे और ले लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जितने भी हैं, तो आपको अभी हमने बताया कि इनमें पर मॉलिक्यूल 2 एटम होता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2, और इसलिए ये डाई एटॉमिक कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल ले ले ओजोन की, तो ओजोन आप देखो तो प्रत्येक मॉलिक्यूल में इसके कितने हैं? ओजोन के प्रत्येक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, इसलिए ओजोन की एटॉमिसिटी 3 होगी, और ओजोन को ट्राई एटॉमिक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस में देखेंगे कि पर मॉलिक्यूल जो है कि 4 एटम्स होते हैं, इसलिए फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, और फास्फोरस को टेट्रा एटॉमिक भी कहा जाता है। जैसे सॉलिड सल्फर की बात करें तो इसमें पर मॉलिक्यूल 8 एटम्स होते हैं, इसलिए सल्फर की एटॉमिसिटी कितना होता है? 8 होता है, इसलिए सल्फर को ऑक्टा एटॉमिक कहते हैं। क्लियर हो गया? एटॉमिसिटी का एक एक कन्फ्यूजन आपको खत्म। अब कभी भी एटॉमिसिटी भूलेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है भाई कि एलिमेंट्स के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। अब कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया तो एलिमेंट में देखिए कि पर मॉलिक्यूल कितना एटम्स है, वे उसकी एटॉमिसिटी हो गई। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए तो अब हम समझते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। आखिर ये क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के एटम्स को कंटेन करता है। बात समझ में आ गई? जैसे इसका मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वे 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के एटम्स को कंटेन करता है, जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वे क्या कंटेन करता है? 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के एटम को कंटेन करता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल देखिए, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल 2 अलग अलग प्रकार के एटम्स को कंटेन किया है। देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है 2 अलग अलग प्रकार के एटम को कंटेन किया। एक
हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन, ठीक है ना। जैसे वाटर ले लें तो वाटर क्या भाई एक कंपाउंड है और वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वे दो या दो से अधिक, तो भाई दो अलग अलग जो है कि दो अलग अलग प्रकार के एटम्स को कंटेन करता है वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है। जैसे कि एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। तो सिंपल आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है ना। तो किसी भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होता है, जब दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एटम्स को कंटेन करता है तो उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई। और एक बात और नोट कर लीजिए कि जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स से बनता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आप स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अ कंपाउंड विच कंसिस्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बात समझ में आ गई। चलिए अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, केमिकल फार्मूला। आखिर ये क्या होता है, केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? देखिए, केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन को। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है तो वे केमिकल फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? वे रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन को, मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वे कितने हैं और कितने जो है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, किसके किसके मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। और किस रूप में रिप्रेजेंट करता है भाई? सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि हम ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन को सिंबल के रूप में। जो उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके एलिमेंट्स के सिंबल के रूप में। बात समझ में आ गई। देखिए, केमिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एलिमेंट का अलग फार्मूला होता है, कंपाउंड का अलग फार्मूला होता है। तो दो बन गए, फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स और फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एलिमेंट का केमिकल फार्मूला, तो एलिमेंट का केमिकल फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन को। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं एलिमेंट का केमिकल फार्मूला एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन को दिखाता है, जिसमें जो सिंबल होता है वे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो लोअर फिगर होता है वे रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का अगर एक मॉलिक्यूल लें तो आप देखोगे H2 लिखते हैं, जहाँ पे H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 2 नीचे है ना उसे बोलेंगे लोअर फिगर, ठीक है ना, लोअर फिगर बोलते हैं। और वे रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो कितने एटम प्रेजेंट होंगे भाई? 2 है तो 2 एटम प्रेजेंट है। तो H2 ये क्या है भाई? ये एलिमेंट का फार्मूला हो गया, क्योंकि भाई H हाइड्रोजन एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट है तो H2 लिखेंगे। तो यहाँ पे H जो है वे सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 2 है वे लोअर फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई। लेकिन H2 की जगह अगर 2H लिखें तो ये दोनों अलग अलग है भाई। H2 और 2H काफ़ी अलग अलग है। H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वे हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 2H अगर लिखा है तो वे 2 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम समझते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? वे कंपाउंड की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, वे भी सिंबल्स के रूप में। बात समझ में आ गई। जिसमें जो केमिकल सिंबल होता है वे रिप्रेजेंट करता है किसको? वे बताता है एलिमेंट्स को, ठीक है ना। और जो लोअर फिगर होते हैं, फिर से वही बात कहूँगा कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने जो है कि एटम प्रेजेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल समझते हैं, कोई भी कंपाउंड ले लें, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, किसी का भी ले लीजिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो वाटर एक कंपाउंड है, आप सभी जानते हैं। कंपाउंड का केमिकल फार्मूला, तो वाटर एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। बात समझ में आ गई। तो H2O होता है। और हमने आपको क्या बताया कि केमिकल फार्मूला
कंपाउंड का केमिकल फार्मूला एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंपोजिशन को बताता है सिंबल्स के रूप में। तो H2O आपने लिखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये सिंबल है ना वे किसको रिप्रेजेंट करे, एलिमेंट्स को। जैसे H2O लिखा है तो H हाइड्रोजन को, O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे H2O लिखे हैं तो यहाँ पे ये जो लोअर फिगर 2 है वे रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन में 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो 1 है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह आप सबका देख सकते हैं, CO2, एमोनिया का NH3, मेथेन का CH3, ठीक है, कार्बन डिसल्फाइड का CH2, बहुत सारा है। तो आप कमेंट करके बताइए 10 कंपाउंड का नाम लिखिए, ठीक है ना, फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए 10 कंपाउंड के नाम लिखने, हमारा वाला नहीं अलग से लिखिए, ठीक है। चलिए अगला हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम समझेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और कैसे हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए तो समझते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब हमारा हेडिंग होगा मॉलिक्यूलर मास। देखिए जैसे कोई गिवन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपको मॉलिक्यूल दे दिए तो उस मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि गिवन मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आती है वे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने में आती है। जैसे आपसे एग्जाम में मॉलिक्यूलर मास का तो डिफिनीशन पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है, लेकिन खैर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं और क्यों निकाल सकते हैं, कैसे आप जो है कि निकालेंगे उसकी बात अलग है। क्यों हम मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे एक मॉलिक्यूल, जैसे सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसका टोटल एटॉमिक मास जो होता है उसका सम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास जो है किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में सारे जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसके एटॉमिक मास के सम के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लें, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, फार्मूला क्या होगा भाई, H2O होगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल फार्मूला H2O होगा, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन में 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो आपको फार्मूला भाई पता है ना, H2O फार्मूला पता है, वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O, और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। बात समझ में आ गई। मतलब एक मॉलिक्यूल, सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल में सारे जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसके एटॉमिक मास का सम होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का मास आप जानते हैं 1 होता है। पहले तो आपको क्या करना है, कम से कम 30 तक क्या कीजिए, एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, उसको सिंबल याद कीजिए, और लगभग में उसका डबल होता है एटॉमिक मास। लगभग में, बहुत सारे एक्सेप्शन भी है लेकिन लगभग में डबल होता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे उस पर जब पढ़ाया जाएगा तो वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो भाई 2 न प्रेजेंस है, 2 एटम प्रेजेंस है हाइड्रोजन के, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2U। देखिए एक बात और याद रखिए, U यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को जो है कि कहते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। बात समझ में आ गई, जिसको U से दिखाते हैं। तो ये हो गया 2U। जैसे अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन भाई इसमें तो 1 एटम है ऑक्सीजन का, और एटॉमिक मास कितना होता है भाई ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16U। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा H2O का, तो H2O का निकालना है भाई, तो अभी H2 का निकालें, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम का अभी हमने मास निकाला, कितना मॉलिक्यूलर मास निकाला 2U, तो ये हो गया 2U प्लस 16U। तो टोटल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18U। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जितने प्रेजेंस थे वाटर के मॉलिक्यूल में, तो उनका मास निकालना है फटाफट और कैलकुलेट कर देना है, तो हमको मिलेगा कितना 18U। मतलब 18 एटॉमिक मास यूनिट जो है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है। आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, CO2 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
उसमें जो जो मॉलिक्यूल प्रेजेंस है, जैसे देखिए कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन का आपको एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए और जो है कि ऑक्सीजन का फटाफट आप जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का लगभग 12, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर और 12 होता है वे, और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो जो है कि आप रख कर यहाँ पे फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सब्सटेंस का जो फार्मूला होता है उसके सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब कोई सब्सटेंस का फार्मूला लिखा हुआ है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उससे हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हमको वहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं सब्सटेंस का फार्मूला का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो पहला है, फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस के नेम को। जैसे किसी भी चीज़ का आप फार्मूला ले लीजिए, जैसे वाटर का ले लेते हैं, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो देखिए H2O फार्मूला है और फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सब्सटेंस के नेम को। तो H2O लिखा है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्सटेंस के नेम को, मतलब वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई। H2O मतलब ये किस चीज़ को दिखा रहा है, वाटर को। दूसरा है, फार्मूला रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, मतलब फार्मूला जो है रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को। जैसे H2O लिखा है तो H2O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई। तो दो बातें आपको याद रख लेनी है, पहला कि फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस के नेम को, और दूसरा फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को। तीसरा समझते हैं, फार्मूला रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को, मतलब सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी याद रखिएगा कि फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो है कि उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए फार्मूला लिखे हैं वाटर का H2O, तो H2O किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, H2O जो है कि 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और H2O जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को। बात समझ में आ गई। वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी जो फार्मूला होता है वे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल्स में सारे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके नेम को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात, मतलब फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स में जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे H2O लिखें तो H2O ये फार्मूला है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट को। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब हमको यहाँ से समझ में आ गया। मान लीजिए किसी भी चीज़ का फार्मूला लिखा है तो आप फटाफट जान पाएंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, इसके अलावा जो है कि फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, प्रत्येक एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे H2O लिखा है तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है। इस तरह से जो है कि हम समझ सकते हैं। उसी तरह एक और है इसका सिग्निफिकेंस, जो फार्मूला है ना, जैसे किसी भी सब्सटेंस का जो फार्मूला है वे डिफिनिट मास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका एक निश्चित मास होता है, वो भी ग्राम में। ठीक है, जैसे H2O है तो H2O का मास कितना होता है, डिफिनिट मास होता है 18 ग्राम। अभी आपको जो मॉलिक्यूलर मास बताया है ना, वे एटॉमिक मास यूनिट में था 18, उसी को ग्राम में कर देंगे ना तो जो है कि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में हो जाता है। तो 18 ग्राम जो है कि होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में H2O का। तो आपने समझा कि जो सब्सटेंस का फार्मूला होता है उसका बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। वे सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करता है, सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो है कि मॉलिक्यूल में सारे एलिमेंट को जो जो उसमें प्रेजेंट है उसके नेम को रिप्रेजेंट करता है। एक एलिमेंट में मतलब एक मॉलिक्यूल के एक प्रत्येक एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसा
डेफिनेट मास को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बातें थी मॉलिक्यूल्स के बारे में। वैसे पूरा हमने मॉलिक्यूल्स का जो है कि चिट्ठा खोल दिया, ख़त्म कर दिया, एक एक चीज़ें समझा। अगली वीडियो में हमने जो एटम के बारे में पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, और साथ साथ लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। तो इस पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। अगली वीडियो पक्का देखना मत भूलिएगा, उसमें आप पूरा जो है कि अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें, प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, कहीं पे लिंक होगा, जाकर जरूर देखिएगा। वहाँ पे जाकर जब आप देखेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन देखिएगा। पहला वीडियो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे है, दूसरा जो है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे, तीसरा एटम पे, और ये मॉलिक्यूल पे। अगली वीडियो किस पे आनी रहेगी? MCQ के बाद आएगी आयंस पे, पूरा आयंस का चिट्ठा खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये कोविड का समय चल रहा है, ठीक है। कोरोना में जो है कि बहुत ज़्यादा ये पीक पे है, तो आप कहीं भी जाइए, घर हो या बाहर, ज़रूर मास्क पहने, ठीक है। और शादी में खाने हो रसगुल्ले तो मास्क पहनना ना भूलें, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।